प्रिय विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे आधुनिक काल में भारतेंदु युग। देखिए, भारतेंदु युग आधुनिक काल को कई उपविभागों में विभक्त किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये उपविभाग निम्नवत हैं। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। छायावादी युग 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर काल प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी और नवलेखन काल 1953 से अब तक। देखिए, उक्त वर्गीकरण काव्य की दृष्टि से है। गद्य में हुए विकास को अलग ढंग से समझा जा सकता है। आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु काल कहना इसलिए उपयुक्त है क्योंकि यह नामकरण भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के महिमा मंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया। भारतेंदु युग का रचना काल सन 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में संभाला था। सरस्वती का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, अतः 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग कहना समीचीन है। भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। उनकी भाषा में न तो मुंशी सदा सुखलाल की भाषा का पंडिताऊपन है, न लल्लू लाल का ब्रज भाषापन और न सदल मिश्र का पूर्वीपन। राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद का उर्दूपन शब्दों तक ही सीमित न था, वाक्य विन्यास में भी व्याप्त था। तो दूसरी ओर राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध एवं मधुर होते हुए भी आगरा की बोली का पुट लिए हुए थी। भारतेंदु जी ने भाषा संस्कार करते हुए इन सभी दोषों से यथासंभव अपनी भाषा को मुक्त रखा। उन्होंने न केवल गद्य की भाषा का संस्कार किया, अपितु पद्य की ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया। अतः ये कहा जा सकता है कि आधुनिक काल के प्रवर्तक या जनक किसे कहा जाता है, तो वो नाम लिया जाता है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया। देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश सर्वप्रथम भारतेंदु जी की साहित्यिक रचनाओं में हुआ है। बंगाल में लिखे गए नाटकों एवं उपन्यासों में इसका सूत्रपात पहले ही बंगाली लेखक कर चुके थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु के इस योगदान पर टिप्पणी करते हुए लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। किन्होंने? भारतेंदु जी ने। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए हैं। भारतेंदु
बाबू हरिश्चंद्र ही हुए हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भारतेंदु जी के जो योगदान है उस पर टिप्पणी करते हुए कि हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। भारतेंदु जी की मंझी हुई परिष्कृत भाषा को सामने लाए जो हिंदी भाषी जनता की बोली थी। अतः भाषा का जो विवाद उनसे पहले चल रहा था वह बहुत कुछ सुलझ गया। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार भारतेंदु जी ने यद्यपि 35 वर्ष की अल्पायु ही प्राप्त की, किंतु इस अल्पकाल में ही उनके बीच लेखकों का एक अच्छा खासा मंडल तैयार हो गया था। अर्थात 35 वर्ष की आयु में ही वो उनका देहावसान हो गया, जिसमें इनका जो भारतेंदु मंडल था उसमें कौन कौन लेखक सम्मिलित हैं, जिसमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह और पंडित बालकृष्ण भट्ट के नाम लिए जा सकते हैं। भारतेंदु जी की शैली के दो रूप हैं, भावावेश शैली, तथ्य निरूपण शैली। इनमें से प्रथम शैली में लिखे गए वाक्य छोटे छोटे हैं, भाषा सरल एवं बोलचाल की है। तथ्य निरूपण शैली के अंतर्गत संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र विनोदी प्रकृति के थे, अतः उनकी भाषा में स्वच्छंदता एवं बोलचाल की चपलता एवं भाव भंगिमा दिखाई पड़ती है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक दिखाई पड़ती है। पंडित बालकृष्ण भट्ट की भाषा वैसी है जैसी खरी खरी कहने वालों की होती है। ठाकुर जगमोहन सिंह की भाषा शैली शब्द शोधन और आनुप्रासिकता से युक्त है। भारतेंदु जी के समकालीन सभी लेखकों में एक सामान्य गुण है और वह है सजीवता और जिंदा दिली। सभी लेखकों में हास्य विनोद का पुट है। भारतीय संस्कृति का उद्घोष इन सब लेखकों की कृतियों में है। भारतेंदु युग में गद्य का प्रारंभ भी नाटकों से हुआ। भारतेंदु जी ने बंगला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया। नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने का उद्योग भी पहल सर्वप्रथम भारतेंदु मंडल के लेखकों ने किया। यही नहीं, ये लोग स्वयं भी नाटकों में अभिनय करते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था और इसे देखने स्वयं काशी नरेश महाराज ईश्वरी नारायण सिंह पधारे थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने एक नाटक में अभिनय करने के लिए मूछ मुंडवा लेने की आज्ञा अपने पिता से मांगी थी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने एक नाटक में अभिनय करने के लिए मूछ मुंडवा लेने की आज्ञा अपने पिता से मांगी थी। इस काल में अनेक अच्छे निबंधकार भी हुए हैं जिन्होंने विविध विषयों पर निबंध लिखे। राजनीति, समाज, देश, ऋतु, पर्व, त्योहार, जीवन चरित्र तथा अन्य अनेक विषयों पर इस काल में निबंध लिखे गए। बंग भाषा के अनुकरण पर हिंदी में उपन्यासों की ओर झुकाव बढ़ रहा था। हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है परीक्षा गुरु। इसके उपरांत राधा कृष्ण दास ने
निशाय हिंदू और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यासों की रचना की। इस काल में उपन्यासों के अनुवाद की परंपरा भी चल रही थी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी बंगला उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में किए। यद्यपि इन अनुदित उपन्यासों की भाषा मंजी हुई नहीं थी, तथापि हिंदी पाठकों को नए ढंग से सामाजिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों का परिचय प्राप्त हो रहा था। देखिए, 19वीं सदी के उत्तरार्ध की जो पत्र पत्रिकाएं भारतेंदु युग की, उनमें भारतेंदु काल के अधिकांश लेखक यशस्वी पत्रकार भी थे। इस काल की जो कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं एवं उनके संपादकों के नाम पर यहाँ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सदादर्श, इसके संपादक थे लाला श्रीनिवास दास। ये दिल्ली से इसका प्रकाशन होता था। हिंदी दीप्ति प्रकाश, कार्तिक प्रसाद खत्री, कोलकाता से प्रकाशन है इसका। काशी पत्रिका, बालेश्वर प्रसाद, काशी से है। भारत बंधु तोताराम इसके संपादक हैं। भारत बंधु के अलीगढ़ से प्रकाशन है। भारत मित्र रुद्रदत्त, कोलकाता से प्रकाशन है। हिंदी प्रदीप, ये देखिए पंडित बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे हिंदी प्रदीप के। ये प्रयाग से इसका प्रकाशन है। आर्य दर्पण, बख्तावर सिंह, सार सुधा निधि, सदानंद मिश्र, भारत दुर्दशा, गणेश प्रसाद, आनंद कादम्बनी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ये मिर्जापुर से इसका प्रकाशन था। ब्राह्मण नामक पत्रिका के पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इसका प्रकाशन कानपुर से। सदाचार मार्तंड, लालचंद्र शास्त्री, जयपुर से। भारत जीवन, रामकृष्ण वर्मा, इसका काशी से। और भारतेंदु नामक पत्रिका के संपादक थे राधा चरण गोस्वामी, जो वृंदावन से। इनमें से कुछ पत्र पत्रिकाएं थोड़े दिनों बाद ही बंद हो गईं, किंतु कुछ पत्रिकाओं ने हिंदी की बड़ी सेवा की। ऐसी पत्रिकाओं में प्रमुख हैं हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आर्य दर्पण, भारत मित्र और आनंद कादम्बनी। आर्थिक कठिनाइयां झेलते हुए भी ये पत्रिकाएं इनके संपादकों के उद्योग से निकलती रहीं। कलकत्ता में भारत मित्र का प्रकाशन छोटेलाल मिश्र के संपादकत्व में तथा लाहौर में मित्र विलास नामक एक पत्र पंडित गोपीनाथ के संपादकत्व में निकला। उसी समय ज्ञान प्रदायनी और हिंदू बांधव पत्रिकाएं निकलती थीं, जिनमें हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं में लेख आदि होते थे। देखिए, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका भारतेंदु जी ने सन 1868 ईस्वी में निकालनी प्रारंभ की। इसके 5 वर्ष उपरांत 1873 ईस्वी में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भारतेंदु जी की ऐसी कौन सी पत्रिका थी जिसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। मतलब 1873 में भारतेंदु जी की जो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका भारतेंदु 1868 में निकालना प्रारंभ की। इसके 5 वर्ष उपरांत 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली, और जिसके 8 अंक की मात्र छपे थे। उसके बाद में उसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। आचार्य शुक्ल का मत है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। इस पत्रिका में भारतेंदु जी स्वयं भी लिखते थे तथा और भी बहुत सारे लेखकों की रचनाएं इसमें छपती थी। इस समय के हिंदी लेखकों
ने मिशनरी भावना से काम किया तथा बंगला, मराठी, अंग्रेजी से अनुवाद की जो परंपरा बड़े जोर शोर से 25-30 वर्षों से चली आ रही थी, वह इस काल में थम गई। सन 1874 में भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा के लिए बाल बोधिनी नामक पत्रिका निकाली। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतेंदु जी ने बाल बोधिनी जो पत्रिका है, नारी शिक्षा से संबंधित कौन सी पत्रिका निकाली? तो बाल बोधिनी पत्रिका। इस प्रकार कुल मिलाकर उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए इनका जो जन्म है वो 1885 ईस्वी में तथा मृत्यु 35 वर्ष की अल्पायु में हुई और सन 1885 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। इस अल्पकाल में ही इस महान साधक ने माँ भारती के भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि की। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उनके संपूर्ण कृतित्व का विवरण निम्नवत है, निम्न प्रकार है। देखिए, मौलिक नाटक, वेदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली नाटिका, विशस्य विषमोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप जो अधूरा रह गया, अनुदित नाटक में विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, दुर्लभ बंधु, रत्नावली। काव्य कृतियों में इनमें प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सतसई, श्रृंगार, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, तन्मय लीला, दान लीला, प्रबोधिनी, प्रात समीरन, बकरी विलाप, रामलीला। उपन्यास देखिए, अमीरहट, रामलीला, सुलोचना, शीलवती, सावित्री चरित्र। निबंधों में सवे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जयदेव, बंग भाषा की कविता। इतिहास ग्रंथों में कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण। भारतेंदु जी के पिता का नाम गोपाल चंद्र था। वे बहुत अच्छे कवि थे और गिरधर दास नाम से कविता करते थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गिरधर दास नाम से कविता कौन करते थे? भारतेंदु जी के काव्य गुरु पंडित लोकनाथ थे। देखिए, ये तो पूर्व में बता दिया गया है कि भारतेंदु जी माँ भारती के भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि की और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके संपूर्ण कृतित्व के वर्णन पर अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भारतेंदु जी ने मौलिक नाटक, अनुदित नाटक, काव्य कृतियाँ, उपन्यास, निबंध, इतिहास ग्रंथ। अतः कहा जा सकता है कि भारतेंदु जी ने साहित्य का ऐसा कौन सा पक्ष है जिसको नहीं छुआ। भारतेंदु जी के नाटकों में, निबंधों में विषय वैविध्य था। चंद्रावली नाटिका में प्रेम के आदर्श का निरूपण है, तो नील देवी ऐतिहासिक नाटक है। भारत दुर्दशा में देश की दशा का चित्रण है, तो विशस्य विषमोषधम में देशी रजवाड़ों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया गया है। प्रेम जोगिनी में धार्मिक पाखंड का चित्रण है। उनकी कविता में भक्ति भावना, श्रृंगारिकता के साथ साथ स्त्री शिक्षा, समाज सुधार, राष्ट्रीयता आदि का बेजोड़ संगम है। भारतेंदु युग के अन्य लेखकों में
भारतेंदु जी के युग के अन्य लेखकों ने भी अपने समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, मिथ्याचारों, अंधविश्वासों पर कुठाराघात किया। भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी आदि हैं। भारतेंदु जी के नाटकों में जो गीत हैं उनमें एक ओर तो भारत के अतीत गौरव का अंकन किया गया है, तो दूसरी ओर वर्तमान अधोगति का चित्रण है। प्रताप नारायण मिश्र की हरगंगा, हिंदी की हिमायत, बुढ़ापा आदि कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। बद्रीनारायण चौधरी की कविताओं में भी समकालीन विषयों का उद्घाटन किया गया है। उनकी कविताओं में देश की तत्कालीन दशा का भी यथार्थ चित्र अंकित किया गया है। देखिए, अभी जो अपन बात कर रहे थे भारतेंदु युग और एवं उनका मंडल, अब बात करते हैं भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ, अर्थात भारतेंदु युग की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वे क्या क्या थी। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करते हुए जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन अपनी कविता में किया। भाव, भाषा, छंद आदि सभी दृष्टियों से परिष्कार की प्रवृत्ति इस काल के साहित्यकारों में विद्यमान थी। उनकी काव्य प्रवृत्तियों का उद्घाटन अग्र शीर्षकों में किया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रीयता की भावना, भारतेंदु युग में प्रमुख रूप से राष्ट्रीयता की भावना का बोलबाला था। विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युगीन कवियों ने किया। राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तम भारत देश, राधा कृष्णदास की कविता भारत बारहमासा और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कविता धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, इसी भावना से ओतप्रोत है। भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्रण अंकित किया है। देखिए, एक उदाहरण के रूप में, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। अर्थात देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु जी में मिलता है। अंग्रेज कुशल शासन व्यवस्था कर रहे थे, पर भीतर ही भीतर भारत का आर्थिक शोषण भी कर रहे हैं। इसका उल्लेख भारतेंदु जी की निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। वस्तुतः द्विवेदी युग में जिस राष्ट्रीयता का उदय कवियों में हुआ, उसका बीजारोपण भारतेंदु युग में हो गया था। मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि भारत भारती की रचना संभवतः भारतेंदु युगीन कवियों की राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर ही कर सके। देखिए, दूसरी जो विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना के अलावा समाज की दुर्दशा का चित्रण। रीतिकाल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथातथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई है। आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएं लिखी गईं। सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को
काव्य विषय बनाया गया और सामाजिक कुरीतियों, छल कपट एवं पाखंड का खंडन करने में इन कवियों ने बढ़ चढ़कर योगदान किया। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का चित्रण इन पंक्तियों में किया। देखिए, रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर ने पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले साहबों पर व्यंग करते हुए लिखा, चूसऊं चुरुट लाख पर लागत पान बिना मुँह सून, अक्षर चारी पढ़े अंग्रेजी बन गए अफलातून। बाल विधवाओं की दुर्दशा पर प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। राधाचरण गोस्वामी ने भी भारत की दुर्दशा का चित्रण करते हुए लिखा है, मैं हाय हाय दे दाए पुकारो रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। वस्तुतः वे अपनी पीढ़ी को सचेत करते हुए भारत की डूबी नैया को उबारने की बात कर रहे हैं। देखिए, तीसरी जो विशेषता है, प्रवृत्ति है, वो है श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है। रीतिकालीन पद्धति पर नक्शिक वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही है, साथ ही कृष्ण को नायक मानकर तथा राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी किया है। भारतेंदु जी की रचनाओं प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। वैसंदी को प्राप्त नायिका का सुंदर चित्र द्रष्टव्य है। देखिए, शिशुताई अंजो ने गई तन ते, शिशुताई अंजो ने गई तन ते, तऊ जीवन ज्योति बटोरे लगी, सुनि के चर्चा हरिचंद की कानन, कूक दे भों मरोरे लगी। बची सासु जेठानी निसो पियते, दूरी घूंघट में द्रग जोरे लगी, दुलई उल्हई सब अंगन ते, दिन द्वेते पीयूष निचोरे लगी। अर्थात इन कवियों ने जो वेसंदी को प्राप्त नायिका का सुंदर चित्रण में दिखाई देता है, इन कवियों ने वियोग श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपनी रचना प्रेम संपत्ति ललिता में नायिका के विरह का निरूपण इन पंक्तियों में किया है। अब यूं उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गरे लग के छतियां, मन की करी भांति अनेकन आओ, मिली कीजी री रस की बतियां, हम हारी अरी करी कोटि उपाय लिखी, बहु नेह भरी पतियां, जग मोहन मोहनी मूर्ति के बिना, कैसे कटे दुख की रतियां। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्ण दास जैसे कवियों ने श्रृंगार को अपना काव्य विषय नहीं बनाया। देखिए, अगली जो इसमें विशेषता है वह है भक्ति भावना। भारतेंदु जी को भक्ति भावना पैतृक विरासत में मिली। उनका भक्तिपरक रचनाओं में प्रमुख है भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्म्य एवं कार्तिक स्नान। भारतेंदु जी पुष्टि मार्गीय भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, इसलिए वे इस प्रकार की पंक्तियां लिख सकने में समर्थ हो सके। मेरे तो साधक एक ही है, जग नंद लला वृषभानु दुलारी। राधा कृष्ण की मधुर छवि का अंकन उनके अनेक पदों में उपलब्ध होता है, जैसे नैना भरी ले देखी लेहूँ यह जोरी, मनमोहन सुंदर नर नागर श्री वृषभानु किशोरी, कहा कहूँ छवि कहीं नहीं आवे, वह सांवर यह गोरी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्ण दास के काव्य में भक्ति भावना का वह स्वरूप दिखाई पड़ता है जो निर्गुण भक्त कवियों के काव्य में विद्यमान था।
उन्होंने संसार की नश्वरता, माया मोह के बंधन और विषय वासना की निस्सारता आदि का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। यथा जैसे जो विषया संतन तजी ताही मूढ़ लपटात, जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सौ खात। ये राधा कृष्णदास की पंक्तियां हैं। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए भारतेंदु जी ने अपनी दीनता का उल्लेख किया है और उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना की है। उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे हैं तुमरे ही, नहीं और सौ काज। इस काल की कुछ अन्य भक्तिपरक रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे अलौकिक लीला बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, कंसवध अंबिका दत्त व्यास, सूर्य स्रोत बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी, भक्ति सर्वस्व भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, वैशाख महात्म्य भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, कार्तिक स्नान भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। देखिए अगली जो विशेषता है वह है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया है। यद्यपि कहीं कहीं परंपरा का निर्वाह करते हुए भी प्रकृति निरूपण किया गया है। एक ओर तो बसंत, वर्षा आदि ऋतुओं के मनोहारी चित्रांकित किए हैं, तो दूसरी ओर गंगा, यमुना, चांदनी आदि का सुंदर चित्रण किया है। भारतेंदु कृत बसंत, होली में बसंत का वर्णन है, तथा चंद्रावली नाटिका में यमुना वर्णन किया गया है। प्रकृति के माध्यम से नायक नायिका की श्रृंगार चेष्टाओं का निरूपण भी किया गया है। भारतेंदु जी द्वारा किया गया यमुना वर्णन अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए, झुके कूल सौ जल परसन हित मनहु सुहाए। तो देखिए इसमें यमुना वर्णन अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। भारतेंदु जी द्वारा किया गया तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए, झुके कूल सौ जल परसन हित मनहु सुहाए। अगली जो विशेषता है भारतेंदु की वह है हास्य व्यंग की प्रधानता। देखिए इस काल के कवियों ने हास्य व्यंग परक रचनाओं के महत्व को समझते हुए इनके माध्यम से अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर करारी चोट की है, करारा व्यंग किया है। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों एवं एकांकियों में व्यंग्योक्तियों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया है। उनका जो अंधेर नगरी, उसमें अंधेर नगरी में चूरन वाला क्या कहता है, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। नए जमाने की मुकरी में कवि ने सामयिक बुराइयों पर व्यंग किया है। मदपान के संबंध में उनकी व्यंग्योक्ति देखिए, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र की कविताएं हर गंगा, बुढ़ापा, उर्दू का स्यापा, हास्य व्यंग की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हुई है। अगली जो विशेषता है भारतेंदु की वह है समस्या पूर्ति। भारतेंदु काल के कवि समस्या पूर्ति के रूप में भी काव्य रचना करते थे। कोई एक पंक्ति या पद्यांश समस्या के रूप में दिया जाता था और कविजन विलक्षण कल्पनाएं करते हुए उस समस्या की पूर्ति हेतु काव्य रचना करते थे। समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम यह था कि दी गई पंक्ति छंद या कविता के अंत में ही
आनी चाहिए। समस्या पूर्ति की यह परंपरा कवियों की प्रतिभा को परखने एवं उनके रचना कौशल की था पाने की कसौटी समझी जाती थी। कवि गोष्ठियों में समस्या पूर्ति की प्रतियोगिताएं होती थीं और रसिक समाज इन्हें बड़े चाव से सुनता था। समस्या पूर्ति के लिए जो विषय दिए जाते थे वे प्राय श्रृंगार से संबंधित होते थे। कानपुर की एक संस्था रसिक समाज में एक बार समस्या पूर्ति के लिए एक पंक्ति दी गई। पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। इस समस्या की पूर्ति पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने इस प्रकार की है। बन बैठी है मान की मूरत सी, बन बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले ने नाही ने हाँ, तुम ही मनोहारी के हारी परे, सखियान की कौन चलाई तहाँ। देखिए, बरसा है प्रताप जूं धीर धरो, अब लो मन कौ समझायो जहाँ, वह प्यारी तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। देखिए, समस्या पूर्ति के माध्यम से उक्ति वैचित्र्य, अलंकरण एवं कल्पना का मनोहारी प्रयोग करने की रीतिकालीन प्रवृत्ति को काव्य में पर्याप्त प्रश्रय मिला। समस्या पूर्ति से संबंधित इस काल के कुछ प्रमुख काव्य संग्रह अंबिका दत्त व्यासकृत समस्या पूर्ति सर्वस्व, द्विजगंग कृत समस्या प्रकाश और गोविंद गिल्ला भाई कृत समस्या पूर्ति प्रदीप। देखिए, भारतेंद्र युग की जो अगली विशेषता है ब्रज भाषा का प्रयोग। ये ब्रज भाषा का प्रयोग भारतेंद्र युग के अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। यद्यपि खड़ी बोली का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो गया था, इन कवियों की भाषा पद्माकर एवं घनानंद जैसी परिष्कृत भाषा तो नहीं है, किंतु उसमें प्रभा एवं स्वाभाविकता है। पंडित प्रताप नारायण की ब्रज भाषा में कन्नौजी का प्रभाव तथा उर्दू शब्दों का प्रयोग साफ झलकता है। भारतेंदु जी ने यद्यपि साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया, तथापि उनकी रचना फूलों का गुच्छा में उर्दू के पर्याप्त शब्द हैं। इस काल के कुछ कवियों ने खड़ी बोली में भी रचनाएं लिखी, पर वे कला एवं भाव की दृष्टि से उतनी प्रभावपूर्ण नहीं है। भारतेंद्र युग में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही। सामयिक विषयों पर उपदेशपरक फुटकर पद लिखे गए, जिनमें भाव की गहनता एवं कला का उत्कर्ष दिखाई नहीं पड़ता। कुछ रचनाएं तो तुकबंदियाँ मात्र प्रतीत होती हैं। अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली में लिखा, तथापि कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए। इन कवियों ने दोहा, चौपाई, कुंडलियाँ, रौला, सवैया, हरिगीतिका, कवित्त जैसे पारंपरिक छंदों में काव्य रचना की। छंदों की दृष्टि से इनके काव्य में विविधता है। भारतेंद्र युग के कवियों ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से निकाल कर सामयिक समस्याओं से जोड़ दिया। विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन भी उन्होंने किया, भले ही वह दबी जबान से किया गया है। भारतेंद्र जी के रूप में एक सबल साहित्यकार हिंदी को प्राप्त हुआ। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं। तो प्रश्न बनता है, ये पूर्व में भी मैंने चर्चा की थी कि आधुनिक काल के जनक, आधुनिक काल के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो ये प्रश्न यहाँ सच्चे अर्थों में
कहा जा सकता है कि आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। राष्ट्र और समाज को उद्बोधन देते हुए उन्होंने कवि कर्तव्य का बखूबी पालन किया, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। देखिए विद्यार्थियों, आप भारतीय युग के जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं भारतेंदु युगीन, उस पर अपने चर्चा की, जिसमें अपन संक्षिप्त चर्चा और करते हैं, जिसमें देखिए उनकी कृतियों के बारे में अपन ने बात की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में 1850 से 1885 उनका जीवन काल माना है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन 1855 से 1923 ईस्वी माना है। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 ईस्वी माना है। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 ईस्वी माना है। अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 ईस्वी माना है। और राधा कृष्णदास 1965 से 1907 ईस्वी। नवनीत चतुर्वेदी 1868 से 1919। गोविंद गिल्ला भाई, राधाचरण गोस्वामी। अब देखिए ये अधिकतर ब्रजभाषा के कवि थे। इनमें से भक्ति एवं श्रृंगार रस की प्रधानता भी थी। नवीन विषयों का समावेश, प्रकृति चित्रण, राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता के स्वर इनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। और देश की दुर्वस्था का भी चित्रण है। ब्रजभाषा में काव्य सृजन है। निबंध और नाटक इनमें हो गए। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है। श्रृंगार, वर्णन एवं प्रकृति प्रेम की कविताएं अधिक हैं। ये प्रतिभाशाली कवि थे। अंबिका दत्त व्यास, उन्होंने पीयूष प्रभा जो नामक पत्रिका आई उसके संपादक ये इन्होंने किया। और राधा कृष्ण दास हैं, वो भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। कविता के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास भी लिखे और इसमें भक्ति भावना एवं श्रृंगार की प्रधानता दिखाई देती है। श्रृंगारेतर विषयों पर छंद रचना भी इन्होंने की। ये ब्रजभाषा के कवि हैं। ब्रजभाषा में खड़ी बोली भी इसमें प्रयोग की गई। खड़ी भक्ति एवं श्रृंगार के साथ साथ समकालीन राजनीतिक चेतना के भी इसमें दिखाई देता है। इसमें देखिए निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि भारतेंदु जी सच्चे अर्थों में ही आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं। और राष्ट्र और समाज को उन्होंने उद्बोधन देते हुए उन्होंने कवि कर्तव्य का बखूबी पालन किया, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। पुनः मैं सभी प्रिय विद्यार्थियों से ये विनम्र आग्रह करता हूँ कि अगले जो चैप्टर है उसमें आप और हम चर्चा करेंगे द्विवेदी युग। देखिए आधुनिक काल को जो विभाजन है उसमें सर्वप्रथम भारतेंदु युग ही आता है 1850 से, जिसकी अपन ने समय सीमा को रेखांकित किया था 1850 से 1885 ईस्वी। और अगला जो काल है जो विभाजन, उसमें द्विवेदी युग, जिसे सुधार काल के नाम से जाना जाता है, उस पर अपन चर्चा करेंगे द्विवेदी युग पर।